हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का हम लोगों का क्लास नंबर 44 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ। चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विच हीरोइक प्ले ऑफ ड्राइडन हैज़ अ प्रोलॉग विच डिनाउंसेस द यूज़ ऑफ राइम इन सीरियस ड्रामा। आपको बताना पड़ेगा। ड्राइडन आप जानते हैं, जॉन ड्राइडन की बात हो रही है जो कि रेस्टोरेशन एज में, ठीक है, इनका समय है। तो ये हीरोइक प्ले की वजह से जाने जाते हैं। वो चूँकि वो समय ही था जब हीरोइक ट्रेजेडी हीरोइक प्ले लिखा जा रहा था रेस्टोरेशन एज में। आपको बताना पड़ेगा कि किस में इन्होंने जो है हीरोइक प्ले कौन सा, और उसमें एक प्रोलॉग यूज़ हुआ है जो कि एक सीरियस ड्रामा है। ऑप्शंस देख लेंगे। ऑल फॉर लव 1678 में, औरंगजेब 1675 में, या द वाइल्ड गैलेंट 1663 में, या रेलिजियो लैसी ये 1682 में। तो इन सभी रचनाओं में कौन सी एक रचना है जो कि जॉन ड्राइडन ने यूज़ किया है राइम, बताएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। बी ऑप्शन ऑल फॉर लव आप देखते हैं ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है और ये हीरोइक ट्रेजेडी है, और इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन 1756 हु रोट टू वॉल्टेयर एडमायरिंग, यहाँ पर वह है वॉल्टेयर की प्रशंसा करते हुए 1756 ईस्वी में एसे ऑन मैन में किसने कहा है सॉफ्टन माई इल्स एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस, बताएंगे। वॉल्टेयर की प्रशंसा करते हुए 1756 में एसे ऑन मैन, ठीक है, एंड सेइंग दैट इट सॉफ्टन्स माई इल एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस। बताइएगा कौन सा करेक्ट किया जाए। रूसो बिल्कुल सही, ठीक है, रूसो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दार्शनिक थे, प्रकृतिवादी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हु रेफर्ड टू पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एज अ परफॉर्मेंस विच नो एज ऑफ नेशन कुड होप टू इक्वल, बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे। जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप, या जोनाथन स्विफ्ट, या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। पोप ने ट्रांसलेशन किया था ना इलियड का। वर्जिल का एनाइड है, होमर का इलियड और ओडिसी है जो कि आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सभी बहुत से राइटर्स के पोएट्स के सोर्स बने हैं, ठीक ना। तो कौन सा करेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विच पोयम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लाइन किसकी है, डेफोडिल्स की है कि टिंटर नेबी की है कि द प्रिल्यूड की है, या द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस की है। किसका करेक्ट करेंगे आप। विच पोएम ऑफ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दे फ्लैश अपॉन, बताइए। डेफोडिल्स बिल्कुल सही, डेफोडिल्स के फूल को देख करके वो यहाँ पर प्रसन्नता दर्शा रहे हैं। तो डेफोडिल्स के फूलों को जो है वो देखते हैं, और 10,000 आई सा एट अ ग्लैंस, इस तरीके की लाइन भी इसमें है। तो डेफोडिल्स जो है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका पहला लाइन है। ओके, तो दे फ्लैश अपॉन दे बराबर डेफोडिल्स, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टिंटर ने भी प्रिल्यूड और द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ, वर्ड्सवर्थ को किसका पोएट माना जाता है, एक्सेस रीजन का, या वेसेक्स रीजन का, या लेक डिस्ट्रिक्ट का, या लैंकशायर रीजन का। कौन सा करेक्ट करेंगे। हालांकि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे को लेक डिस्ट्रिक्ट की वजह से जाना जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शैली। शैली के द्वारा लिखा गया था, कौन सा एक शैली की रचना है, बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे आप। ऑप्शन से देख लें, द बॉर्डर्स, क्या ये शैली का है, सेंसी, डिफेंस ऑफ लखनऊ या मेमोरियल वर्सेस। बॉर्डर किसका है, वर्ड्सवर्थ का, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का। एकमात्र इनकी ये ट्रेजेडी है बॉर्डर्स, और इनका एकमात्र लिखा हुआ प्ले है सेंसी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेंसी आप देखे थे लास्ट क्लास में, मैंने सेंसी के बारे में बताया था। पीबी शैली के द्वारा सेंसी लिखी गई रचना है, ठीक ना, तो आप इसको करेक्ट करें। फिर आप अगर आगे बढ़ते हैं तो डिफेंस ऑफ लखनऊ की आप बात करें तो डिफेंस ऑफ लखनऊ शैली का नहीं है, मेमोरियल वर्सेज। डिफेंस ऑफ लखनऊ टेनीसन का है, मेमोरियल वर्सेज किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड का, जो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर लिखा गया था, जिसमें गोथे, वर्ड्सवर्थ और बायरन तीनों की चर्चा हुई है, ठीक है। तो आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, द टाइटल ऑफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी इज। शैली की इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी कौन है, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, पीटर बेल द थर्ड, एडोनाइज या द क्लाउड। बताइएगा कौन सा करेक्ट करेंगे आप। द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट। द ट्रिम्प ऑफ लाइफ ये जो है शैली का इनकम्प्लीट है, जो कि एक एलिगरी है। पीटर बेल द थर्ड, एडोनाइज और क्लाउड ये सब कंप्लीट था, ठीक है। सिर्फ पीटर बेल कहता तो वर्ड्सवर्थ का है, लेकिन पीटर बेल द थर्ड कहे तो शैली का है। एडोनाइज भी शैली का है, किड्स की मृत्यु पर लिखी गई एलिजी है, और द क्लाउड भी शैली की है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड। बताइए प्रोमेथियस अनबाउंड में कितने एक्ट्स हैं, 1, 3, 4 और 5, कितने हैं बताइएगा फटाफट। कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर करेंगे। सेंसी 4 एक्ट्स, बिल्कुल सही, सभी लोग करेक्ट हैं। 4 एक्ट्स सेंसी, सॉरी प्रोमेथियस अनबाउंड, सेंसी में तो 5 एक्ट्स हैं, ठीक है, बट प्रोमेथियस अनबाउंड में 4 एक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोमेथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है और 4 एक्ट्स हैं इसमें। द स्टोरी ऑफ इसाबेला इज टेकन फ्रॉम, किसकी रचना है आप जानते हैं। इसाबेला का दूसरा सब टाइटल क्या है, पॉट ऑफ बेसिल, जॉन कीट्स की रचना है। ये कहाँ से लिया गया है, बोकाशियो के डेकामेरॉन से, या दांते के इन्फर्नो से, कि वर्जिल के एनाइड से, या होमर के इलियड से। कौन सा करेक्ट करेंगे, 9th का कौन सा करेक्ट करेंगे, ए, बिल्कुल सही, बोकाशियो के, थॉमस बोकाशियो के डेकामेरॉन से लिया गया है ये स्टोरी। इसाबेला जो कि आप देखते हैं, बेसिल, बेसिल मतलब होता है तुलसी का पौधा, ओके, इसकी स्टोरी जो है पॉट ऑफ बेसिल इसका सब टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिएगा, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार कौन शेक्सपियर और मिल्टन के बराबर है। ऑप्शंस देख लेंगे, कॉलरिज, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ और पोप। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे आप। बहुत सिंपल सा दिमाग लगाएंगे आप। देखिए मेमोरियल वर्सेज वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर 1850 ईस्वी में लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, तो जाहिर सी बात है इनकी प्रशंसा करेंगे और इनको ही शेक्सपियर और मिल्टन के स्थान पर के बराबर रखा है, ओके। कॉलरिज, ड्राइडन और पोप के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस.टी. कॉलरिज रोमांटिक एज के हैं, पोप जो है ऑगस्टन एज के हैं, और जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज के हैं, और वर्ड्सवर्थ किसके हैं, रोमांटिक एज के। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। आज मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, और टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैंने आज ज़्यादा डाले हैं, ठीक है। तो अब आपको जहाँ तक मुझे लगता है
फिगर ऑफ स्पीच और टर्म के रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको ज़्यादा मिलेंगे इस क्लास में। ओके, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक तो आपके ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा आप मुझे ऐसे ही बताएं। दो फिगर ऑफ स्पीच इसमें बन रहा है। जैसे आप देखते हैं जहाँ भी पर्सोनिफिकेशन होता है वहाँ एपॉस्ट्रॉफी होता ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर आप एग्जाम्पल जब देख पाएंगे तो पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग को लिविंग बनाते हैं, उसी प्रकार से नॉन लिविंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एपॉस्ट्रॉफी में संबोधित करते हैं। ठीक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी दो फिगर ऑफ स्पीच है। एक तो आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लें, मेटोनिमी, एपिग्राम, आयरोनी और लाइटोटेस। तो यहाँ पे द मोर हेस्ट द लेस स्पीड एपिग्राम है। कम शब्दों में बड़ी बात कहना, सूक्ति कथन, या कह सकते हैं आप गागर में सागर भरना, ठीक है। और दूसरा देखिए, पहला क्लास दूसरे का अपोज है तो एंटीथेसिस है, ठीक है। जो भी आपको मिले दोनों यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, तो एंटीथेसिस भी है और एपिग्रामेटिक स्टाइल में लिखा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, which literary device has been used in the following sentence of the last paragraph? बताएंगे। The same sputtering of syllables was heard, drowned by the tittering of the class। बताएंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन से देख लेंगे, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और ओनोमेटोपोइया। कौन सा करेक्ट करेंगे? ध्यान से पढ़ें। द सेम स्पटरिंग ऑफ syllables was heard, drowned by the tittering of the class। बहुत आसानी से आपको क्लू मिल रहा है इस सेंटेंस में। मेटाफर इनकरेक्ट, ऑक्सीमोरन करेक्ट, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन भी इनकरेक्ट, पैराडॉक्स और ओनोमेटोपोइया में तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कैसे करेक्ट है देखिए, यहाँ पर एक वर्ड हर्ड मिला और फिगर ऑफ स्पीच जब सुनने की बात होती है, ध्वनि सूचक अलंकार तो ओनोमेटोपोइया में होता है, और टिटरिंग ऑफ द क्लास भी बता रहा है, ठीक है। तो आपको ओनोमेटोपोइया होगा, ध्वनि सूचक अलंकार। जब भी आवाज़ हो, जैसे स्नैक, हिस्स, है ना, चर्प बर्ड्स के लिए आता है, ठीक ना, ट्विटर आता है चिड़ियों के लिए, इसी प्रकार से टिटरिंग ऑफ द क्लास और हर्ड शब्द भी आया है, तो ध्वनि सूचक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। ओडिसियस इज ऑल्सो कॉल्ड, ओडिसियस ग्रीक माइथोलॉजी में है, एक योद्धा था। उसको और किस नाम से जाना जाता है? टेलेमिकस के नाम से, कि यूलिसीस के नाम से, कि पेनेलोप के नाम से, कि लिथे के नाम से? ग्रीक माइथोलॉजी की बात हो रही है। ओडिसिसस या ओडिसियस, ओडिसियस ही पढ़िए। टेलेमिकस कौन था? यूलिसीस का बेटा था। पेनेलोप कौन थी? यूलिसीस की वाइफ थी। लिथे कौन है? ये एक नदी का नाम है और इसमें नहाने वाला अपना पास्ट भूल जाता है, ठीक है। यूलिसीस किंग ऑफ इथाका था, यही आंसर करेक्ट होगा। ओडिसियस को यूलिसीस ही माना गया है। इस पर बहुत सारे मतलब इपिक वगैरह लिखे गए हैं, बहुत सारे पोयम्स, जैसे कि आप देख पाते हैं। यूलिसीस को आधार बना करके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी लिखा है, और आप देख पाते हैं कि यूलिसीज नॉवेल है जेम्स जॉयसी का, ठीक है, 1922 में। और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यूजलेस रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन होगा या रिफ्रेन होगा, कि अलिटरेशन होगा, कि टॉटोलॉजी होगा? टॉटोलॉजी का दूसरा नाम भी आप याद कर लें दोस्तों। टॉटोलॉजी के स्थान पे आपको मिल सकता है प्लियोनेज्म, ठीक है। प्लियोनेज्म ये टॉटोलॉजी का दूसरा नाम है, ठीक ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? यूजलेस रिपीटेशन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। डी वाले फ्रेंड्स आप सभी करेक्ट हैं। देखिए रिपीटेशन में जैसे कहते हैं ना, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन, यहाँ अलिटरेशन भी और अलोन अलोन शब्द की आवृत्ति भी है, तो रिपीटेशन भी और अलिटरेशन भी है, ओके। और आप देखिए ओ डार्क डार्क डार्क, तो शब्दों की आवृत्ति रिपीटेशन कहलाती है, और 4 लाइनों के बाद लाइन की आवृत्ति होती है तो रिफ्रेन कहलाती है। अलिटरेशन में होता है जो एक जो है, आप देख पाते हैं कि जो है व्यंजन यानी कि
कॉन्सोनेंट की आवृत्ति होती है तो उसको अलिटरेशन, और स्वर की आवृत्ति होती है तो असोनेंस। और यहाँ पर करेक्ट होगा टॉटोलॉजी। मतलब एक शब्द आपने हैप्पी बोल दिया तो रिजॉइस बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपको कम के बैक के साथ रिटर्न नहीं लगा सकते, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगा सकते, वैसे ही यूजलेस रिपीटेशन ऑफ द वर्ड दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी या प्लियोनेज्म। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट इज। ये तो मुझे लगता है आप सभी लोग करेक्ट कर जाएंगे, किसी से गड़बड़ नहीं होगी। सिनेक्डॉकी होगा कि प्रोसोडी होगा कि अंडरस्टेटमेंट होगा कि एंटी क्लाइमेक्स होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। यस, यू ऑल आर राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सिनेक्डॉकी होता है, ठीक है। मेटोनमी और सिनेक्डॉकी में बहुत लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जब नेम चेंज कर दे, जैसे राजा ना कह के क्राउन कह दे, ठीक है, तो ये मेटोनमी होता है। लेकिन अगर चार पहिया बोल दे तो आपको कार समझ लेना होगा, इसीलिए सिनेक्डॉकी यहाँ होगा, ठीक है। प्रोसोडी मतलब तो होता है छंद शास्त्र, जिसमें आप मीटर फीट वगैरह देखते सुनते पढ़ते हैं। और अंडर स्टेटमेंट होता है हाइपरबोल का अपोजिट होता है अंडर स्टेटमेंट, मतलब आप किसी बड़ी चीज़ को कम करके बताइए। और एंटी क्लाइमेक्स आप जानते हैं कि फॉलिंग एक्शन, जिसको बैथॉस भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। डार्कनेस विजिबल, ये किस जो है फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। ऑप्शन से देख लें। लिटोटेस कहेंगे आप, या ऑक्सीमोरन कहेंगे, या बैथॉस कहेंगे, या पन कहेंगे। व्हाट विल बी करेक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। डार्कनेस विजिबल, एक तरफ डार्कनेस यानी अंधेरे की बात हो रही है, एक तरफ विजिबल मानी दृश्य की बात हो रही है, तो ऑक्सीमोरन। बिना सोचे समझे आप करेक्ट कर दें। 16 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बाकी तो आप जान रहे हैं। ओके, ग्रीक टर्म प्रोसोपोपिया प्रोपोइया प्रोसोपोपोइया ऑल्सो नोन एज, बताइएगा ग्रीक टर्म प्रोसोपोपोइया को और क्या कह सकते हैं। पैराडॉक्स कह सकते हैं, पैराग्राफ कह सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, या प्रोलेप्सिस कह सकते हैं। कौन सा करेक्ट करेंगे। हर चीज़ का एक आधार होता है, तो यहाँ पर प्रोपो प्रोसोपोपोइया पर्सोनिफिकेशन, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। पर्सोनिफिकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रोसोपोपोइया मतलब पर्सोनिफिकेशन यहीं से बना है। प्रोलेप्सिस मतलब पूर्वानुमान होता है, जैसे आप देख पाते हैं होरेशियो आई एम डाइंग, ठीक है, मैं मर रहा हूँ, या आई एम डेड, इस तरीके का स्टेटमेंट हैमलेट बोलता है, ठीक ना। तो जो है कि मतलब आभास हो जाए कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, या अब ये हो के रहेगा, तो उसको प्रोलेप्सिस बोलते हैं। पैराग्राफ पैराडॉक्स आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। द टर्म फॉर सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर, उसको क्या बोलेंगे, क्या करेक्ट करेंगे यहाँ आप। कहिए कुछ समझना कुछ हो उसका। इसका बहुत अच्छा उदाहरण विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में पेश किया है। जब एंटोनी, ठीक है, मार्क एंटोनी ब्रुटस के बारे में बोलता है, जब जूलियस सीजर के फ्यूनरल में आता है और भीड़ को संबोधित करता है, तो बोलता कुछ है बट उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, ठीक ना। तो आप देख पाते हैं यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। आयरोनी, बिल्कुल सही। देखिए, अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो आयरोनी होता है, लेकिन अगर इसी बात को आप विधा में जो है करें, जॉनरा करें, तो सेटायर होता है, जो कि रेस्टोरेशन एज में बहुत बढ़िया लोग यूज़ किए हैं, अलेक्जेंडर पोप वगैरह, ठीक ना। जॉन राइडन, अलेक्जेंडर पोप, ये सब उस समय सेटायर का पैटर्न चल रहा था। इम्पैथी मतलब होता है समानुभूति, पैरोडी मतलब हास्यात्मक नकल, प्रोसोडी मतलब छंद शास्त्र, तो बी करेक्ट है, ठीक है। सिचुएशनल एरोनी, वर्बल एरोनी, और कौन सा एक होता है ड्रामेटिक एरोनी। तो यहाँ पर आपको कौन सा करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ओनामोटोपोइया, इसमें से ध्वनि सूचक कौन सा जिक्र कर रहा है। मर्मरिंग, चार्मिंग, ट्रम्बलिंग और ग्लोरियस। देखिए, क्वेश्चन आसान और कठिन हो सकता है। ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं क्वेश्चंस बहुत टफ थे,
वो उनकी तैयारी पर निर्भर करता है कि उनकी प्रैक्टिस कैसी है, कितना उन्होंने जो है चीज़ों को पढ़ रखा है। बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि बहुत आसान थे, तो उसका वो ऐसे दोस्तों का ये है कि उनकी तैयारी अच्छी है तो क्वेश्चन उनको ईजी लग रहे हैं। बट जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही सही करके आएँ तब यही सही परीक्षा होती है, ठीक है। वैसे तो कई बार होता है ना, लिंक या क्लू मिल जाने पर आंसर करेक्ट हो जाते हैं, बट जब एग्ज़ाम में आपसे गलती ना हो, भूल ना हो, तो ही आपका सच्चा मेहनत सफल माना जाता है। और ये कैसे करेक्ट होगा? प्रैक्टिस पर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को आसान बना लेंगे, ठीक है। मरमरिंग करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। यू मे एड्रेस द चेयर, द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटानमी, एपोस्ट्रॉफी, पैराफ्रेज या पैराडॉक्स। आप यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं? यू मे एड्रेस द चेयर, नेम चेंज याद है ना आपको, ठीक है। ए वाले फ्रेंड्स करेक्ट जाएंगे यहाँ पर, ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। मेटोनमी, चेयर मतलब क्या? चेयर पर्सन मतलब मुख्य व्यक्ति जो चेयर पर बैठा है, लेकिन यहाँ व्यक्ति को, अध्यक्ष को ना कह के चेयर को कहा जा रहा है, तो मेटोनमी होता है। एपोस्ट्रॉफी, पैराफ्रेज और पैराडॉक्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। इसमें कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, मेटाफर या मेटोनिमी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। विच वन? फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। आपको लिंक मिल गया ना, मेटाफर, बिल्कुल सही। यानी कि फायर ऑफ पैशन मेड हिम, यहाँ पर आपने क्या कर दिया है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अगर आप इसको ध्यान दें तो एक तरह से पर्सोनिफिकेशन भी बन रहा है कि अंधा तो कौन बना सकता है, इंसान इंसान को बना सकता है, लेकिन फायर ऑफ पैशन यानी कि किसी चीज़ को कोई चीज़ कह देना, तो यहाँ मेटाफर है ना, एग्जैक्ट तो मेटाफर ही बन रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, मेटाफर ही करेक्ट है, ठीक ना। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये कौन कहा है, कहाँ कहा है, और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, दोनों बताएं। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये स्काईलार्क में कहा है, ठीक है, शैली ने कहा है। और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ऑक्सीमोरन, ठीक है। एक तरफ देखिए स्वीटेस्ट सॉन्ग, सैडेस्ट थॉट, तो ऑक्सीमोरन, ठीक ना। कंफ्यूज नहीं होंगे, स्काईलार्क में कहा है उन्होंने, शैली ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। ओ डार्क डार्क डार्क, रेपिटेशन है, ठीक है। एमिड ब्लेज ऑफ मून, इरिवोके कवरेबल डार्क टोटल इलिप्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? डार्क 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 आपको मिल गया ना, रिपीट कर रहा है, तो शब्दों का रिपीटेशन, फ्रेज का रिपीटेशन, ये सब कहलाता है रिपीटेशन भी। देखिए रेटोरिकल क्वेश्चन में है ना कि आपको आंसर जानने की आवश्यकता ना हो, पूछने वाला कहने वाला दोनों आंसर पता हो। जैसे इफ़ विंटर कम शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, शैली कहते हैं उड टू द वेस्ट विंड में, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ये कह भर रहे हैं, लेकिन उनको आंसर पता है और सुनने वाले को भी पता है। रेटोरिकल क्वेश्चन ये होता है। रेपिटेशन में वर्ड और फ्रेज का रेपिटेशन होता है, और जो है प्लियोनेज में तो टॉटोलॉजी का दूसरा नाम है ना, यूजलेस रिपीटेशन। और एनाफोरा में जो है, जो आगे के फ्रेज होंगे या आगे के वर्ड होंगे वही रिपीट होंगे। जैसे वी शैल, तो दूसरे लाइन में भी वी शैल, तीसरे लाइन में भी वी शैल। तो एक मतलब जो है लाइन की शुरुआत, दूसरे लाइन का, तीसरे लाइन का, तो ये जो है लाइन की शुरुआत में जो फ्रेज रिपीट होते हैं या वर्ड रिपीट होते हैं उसको एनाफोरा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। सीज़ोरा क्या है? 6 फीट लाइन होती है, या राइम्ड वर्ड होते हैं, या स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, या ब्रेक इन अ लाइन होता है? क्या करेक्ट करेंगे आप? सीज़ोरा, ब्रेक इन अ लाइन, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। सीज़ोरा क्या हो जाएगा? ब्रेक इन अ लाइन। जैसे कॉमा को जो है, जब कॉमा से इंडिकेट हो या नहीं भी हो बट आपको पॉज लेना पड़े,
तो वो क्या होता है, सीज़ोरा। और क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। अ राइटर्स डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ डिक्शन, टोन एंड सिंटेक्स इज नोन एज। उसको क्या बोलेंगे, थीम बोलेंगे कि सेटिंग बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे कि सिंबल बोलेंगे। जहाँ पर डिक्शन हो, डिक्शन मतलब शैली, और टोन मतलब बात कहने का तरीका, सिंटेक्स मतलब वर्ड ऑर्डर यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो है इसका प्रॉपर यूज, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शंस आपको दिया गया है। थीम बोलेंगे कि सेटिंग बोलेंगे कि स्टाइल बोलेंगे या सिंबल बोलेंगे। बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे आप। थीम, सेटिंग, स्टाइल और सिंबल, बताइए। बिल्कुल सही, सी वाले फ्रेंड्स आप सभी करेक्ट हैं। इसको बोलेंगे स्टाइल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। थीम क्या होता है, विषय वस्तु होती है, यानी कि किस सब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हैं। सेटिंग होता है टाइम और प्लेस का कॉम्बिनेशन। सिंबल होता है प्रतीक, यानी कि किसी प्रतीक के माध्यम से किसी बात को, किसी विधा को और किसी वर्ग को इंडिकेट करना, ठीक है। ये सब आपका क्या होता है, सिंबल होता है। तो आपको ये जो 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इसको ज़रूर से ज़रूर बताएं। और क्या आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या जो है कोई प्रॉब्लम है आपको, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्लास को लाइक कर दें। ऐसे ही अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स अलॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग मिलेंगे क्लास नंबर 45 में। थैंक यू सो मच।